हेलो एंड वेलकम बैक टू एडवर्स इंफिनिटी आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर हमने पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। पार्ट टू के अंदर हम ज्योग्राफी को देखने वाले हैं और यहां से मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी के अंदर कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये हमने देखा था, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा था कि हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कंटिन्यू रिपीट हुआ है। तो उसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए मैंने बताया है, हर एक चीज का आपको प्रूफ मिलेगा। दिस कैन बी द मॉक टेस्ट। आप इसको मॉक टेस्ट बना सकते हो। ये जनरली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाकी जगह पे चल रहा है उन सबको छोड़ दो, उन सब में मत फंसो। वो यूपीएससी नहीं है। आप उस चीज में फोकस करो जो यूपीएससी है। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी जो भी डिफरेंट एग्जाम्स ले रहा है उसमें फोकस करो, उनके पेपर्स को देखो। यूपीएससी अपने खुद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखो। आपको समझ में आएगा क्वालिटी क्या है, आपको समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ध्यान से देखिए, ये आपको इसमें से हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आया है। जो लोग एनसीईआरटी को बहुत ही हल्के में लेते हैं और बहुत ही इजी सोर्स मानते हैं कि अरे एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है गाल पे कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, बैक टू द बेसिक, बेसिक की तरफ पहुंचो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है बताइए। दे आर फाउंड इन द रीजन लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। ये डेटा को यूपीएससी चेंज कर सकता था चाहता तो, ठीक है। दे आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ झारखंड। क्या ये झारखंड में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। अब अंदाजा लगाइए, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, ये तीनों स्टेटमेंट देखिए, खीजरी और खैर, ये कहां पे पाए जाते हैं? ये 2, 1 एंड 3 करेक्ट आंसर। सेकंड वाला गलत है। झारखंड की जगह पे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब होगा। और झारखंड में कैसा फॉरेस्ट पाए जाते हैं? डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी उठाइए, ठीक है। मैंने इसमें पेज नंबर नहीं लिखा हुआ शायद, हाँ नेक्स्ट ईयर से पेज नंबर मैं लिख दिया करूंगा, वैसे मैंने लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट जो आपकी क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी है वहां का टॉपिक है। ध्यान से देखिए, रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, यही स्टेटमेंट है। ग्रासेस श्रब्स इट इंक्लूड द सेमी एरिड एरिया साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे एरिया हैं। झारखंड इसके अंदर नहीं है, इसलिए झारखंड गलत हो गया। फिर बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खेर, नीम, खिजरी, पलास, ये सब के सब, ये आपको याद रखना, ये पेड़ है, ठीक है। ये ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। अब देखिए सीडीएस के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखिए, 2026 के अंदर, मतलब इसी साल सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार यूपीएससी ऐसे टॉपिक को रिपीट कर रहा है, तो मतलब आपके सीएससी में भी, आईएएस के एग्जामिनेशन में भी ये टॉपिक रिपीट होगा। ध्यान से देखिए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट कहां पाया जाता है? लिटोरल स्वयं फॉरेस्ट कहां पाया जाता है? ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट कहां पाया जाता है? एल्पाइन फॉरेस्ट कहां पाया जाता है? और वहां पे क्या क्या पाया जाता है? अगर ये आपको पता है कि कौन से फॉरेस्ट में कौन से स्पीसीज पाई जाती हैं, तो आप इसका आंसर इजी दे दोगे। कुछ मत करो, लिस्ट बनाओ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहां कहां पे पाया जाता है, लोकेशन, उस रीजन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कितनी रेनफॉल एनुअल है, और ऐसी बेसिक चीजें को याद कर लो। और एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज दिया, उसको एक बार जाके पढ़ लो। 4 3 2 1 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका 4 है, 3 है, 2 है, फिर 1 है, ठीक है। फिर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कैन वन फाइंड द टस्की ग्रास? ये सर कौन सी ग्रास आ गई, समझ में नहीं आ रहा। टस्की सर, ये ग्रास हम क्या करेंगे बेटा? सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट के अंदर ये पाया जाता है। और ये सीआईएसएफ 2026 का एग्जाम में पूछा गया है। 2026 इसी साल एग्जाम हो रहा है, इसलिए सोचिए 3 क्वेश्चन दिखा दिए मैंने आपको, 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इसको हल्के में मत लो, ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ो, अभी भी समय है। एक बार जाके एनसीईआरटी को ये वाले टॉपिक्स अच्छे से रीड कर लो, याद कर लो, आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, मैंने ना एक एनालिसिस बनाया है, बहुत शानदार एनालिसिस है, अभी मैं लॉन्च करूंगा वो मोस्ट प्रोबेबली। अभी तो समय जा चुका है, बट मेंस के लिए बहुत तगड़ा एनालिसिस है। मतलब अगर आप मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दोनों केसेस में आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि आप मेंस की तैयारी तो करेंगे करेंगे, राइट। तो मेंस के लिए इतना खतरनाक एनालिसिस है कि हर एक क्वेश्चन, जैसे आप मेंस देने जाओगे बोलोगे अरे सर तो बताया था, अरे सर ने तो बताया था ये क्वेश्चन आने वाला है, और वही आ गया। जैसे प्री में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आने वाला है और ये आएगा। ऐसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसको जरूर करके जाइएगा, एंड तक रुकना, क्योंकि वो क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि टोटल 10 बार वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है सिर्फ 2026 के एग्जाम में। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्वेश्चन, तो सीएससी के पेपर में 100% गारंटी दे रहा हूं वो क्वेश्चन आएगा, और जब आ जाएगा उसके बाद रोना धोना नहीं करना मेरे सामने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करते हैं। विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इट कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। हाँ ध्यान से देखिए, डायरेक्ट लिखा हुआ, अगर एनसीईआरटी खोलेंगे क्लास 11 का पेज नंबर 676 77 फिजिकल ज्योग्राफी, आप उसके ओपन करके दीजिए। इट एक्ट like a blanket allowing the earth neither to become too cold nor to become hot, right? तो वाटर वेपर देखिए, वाटर वेपर इज आल्सो अ वेरिएबल केस। ध्यान से इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़िए। इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ता जाएगा, वाटर वेपर जो मिलता है उसकी
कमी होती जाएगी, वो कम मिलेगा, राइट। वार्म एंड वेट ट्रॉपिक, ठीक है, इन अकाउंट 4% एयर बाय वॉल्यूम है, ये आपको कितना एयर बाय वॉल्यूम है, 4% एयर बाय वॉल्यूम। ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन यहीं से क्वेश्चन पूछता है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ द इंसोलेशन ऑफ द सन, प्रिजर्व द अर्थ टू रेडिएट हीट, एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, जैसे आप ब्लैंकेट ओढ़ लेते हो और ऊपर से कोई भी चीज आती है तो उसे रोक लेती है, ऐसे ही वाटर पेपर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इट बिकम नाइदर, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देता और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होने देता। तो वाटर पेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। जो एयर के अंदर स्टेबिलिटी है और इनस्टेबिलिटी है, इन सबको हेल्प करता है वाटर पेपर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, एनसीईआरटी 11th फिजिकल ज्योग्राफी पेज नंबर 95 ओपन कर लीजिए मेरे साथ, एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए। ये क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन बताऊंगा कहां कहां से है। पेज नंबर 95 खोल लीजिए, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, देखिए। कंडीशन फेवरेबल ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन किस फेवरेबल कंडीशन में बनता है? स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल। इसमें से आंसर बताना है कौन सा है। ध्यान से देखिए, साइक्लोन, इंडियन ओशन, हरिकेन्स, अटलांटिक, टाइफून, अलग अलग नाम है, कल को नाम पूछ लेगा कौन सा कहां पे किसको क्या बोला जाता है, कैसे बताओगे? पढ़ के बताओगे ना। अब बताओ, फिर देखो, अब कंडीशन के अंदर देखो, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर पूछ सकता है, 27 से क्या बोल देगा कि 40 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज हो जाओगे, गलत करके आ जाओगे, है ना। प्रेशर कोरिलेसिस फोर्स होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, हमने बोला करेक्ट है। फिर ये वाला, फिफ्थ वाला पढ़ो, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। यस, ये भी चलेगा, अपर डाइवर्जेंस भी, तो दोनों ही सही हैं, बोथ 1 और 2। अब यही क्वेश्चन एनडीए ने पिछले साल पूछा था, तो जिन बच्चों ने ध्यान से एनालिसिस किया है, ध्यान से हमारी क्लासेस अटेंड करी है, चीजों को पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन को देखा है, वो ये चुटकियों में देखते आंसर दे देते थे। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स, अपर डाइवर्जेंस इन सी लेवल, यही तो उठ के पूछ लिया। अपर डाइवर्जेंस को फिर से रिपीट कर दिया। हाई वेरिएशन इन द वर्टिकल स्पीड, क्या हाई वेरिएशन है? अभी देखा हाई वेरिएशन नहीं है, कैसा वेरिएशन है? लो वेरिएशन है, तो ये गलत हो गया। 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, राइट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओ माय गॉड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है? जल्दी बताओ, कितने स्टेट से पास होता है? ये भी नहीं पूछा कि कहां से पास होता है या कहां से नहीं होता, पूछा कितने स्टेट से पास होता है। बहुत हलवा क्वेश्चन है। 8 स्टेट से पास होता है। ऑलरेडी मैं अपने एक लेक्चर के अंदर पूरी मैपिंग सीरीज है, यहाँ पे मैं करवा रहा हूं, और मैंने डिटेल में, देखो यहाँ पे मैंने कौन से रेंजेस कहां पे है, किसके बाद कौन से रेंजेस है, प्रॉपर निमोनिक्स, प्रॉपर ट्रिक्स, सब कुछ बता रहा हूं इस लेक्चर के अंदर, तो इसको जाके देख लो, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है मैंने। अब देखो कहां से पास होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल 8 स्टेट हो गए जहां से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। बताइए, गुजरात से पास होता है, राजस्थान से पास होता है, मध्य प्रदेश से पास होता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट त्रिपुरा और मिजोरम। आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, किस डिग्री से पास होता है? 82 डिग्री एंड हाफ मिनट ईस्ट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, ये भी आप याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से पास होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से पास होता है। तो कल को ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, तैयार हो जाओ, पहले से प्रिपरेशन कर लो, राइट। और हम 5.5 घंटे आगे हैं, कहां से? जीएमटी से, ग्रीनविच मैरीटाइम, ठीक है। तो जीएमटी से हम 5 and 30 मिनट आगे हैं, 5 hours and 30 मिनट। बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, द अर्थ इन इट्स इनिशियल फेज ऑफ द फॉर्मेशन वाज हॉट। इनिशियल फेज में बहुत हॉट था अर्थ, है ना। फिर थिन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन कंपैरिजन था, और उसमें ऊपर क्या क्या था बताइए? हाइड्रोजन एंड हीलियम। यस आंसर, देखिए पेज नंबर 17 खोलिए मेरे साथ, क्लास 11 की एनसीईआरटी उठाइए, पेज नंबर 17 खोलिए, वहां पे एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। अर्थ इनिशियली was a barren rock, hot object with a thin atmosphere and hydrogen और helium, हाइड्रोजन और हीलियम था। गलती से ऑक्सीजन नहीं पुट कराना बच्चा, कि ऑक्सीजन देख रहे हो, हाँ हाँ सर ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन लगा क्या जा सकते हैं, ये CO2 लगा दो, तो ये गलती नहीं करना, जनरली ये ट्रैप है ना। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिए, which one of the following is refers to the big splat? Oh my God, बिग स्प्रेड क्या है सर? फॉर्मेशन ऑफ मून, अर्थ, सन, यूनिवर्स। सर ये कैसे, ये कहां पे, ये बता दो। चलो एनसीईआरटी में, चलो बता देते हैं, आ जाओ मेरे साथ। एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 16 और 17 खोल लिया, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की। ध्यान से देखो, मून वाला टॉपिक है, वहां पे नीचे लिखा हुआ है, बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ द मून as the satellite of the earth is outcome of giant impact or what is described as the big splat. बिग स्प्लैट, इसी को जाइंट इंपैक्ट भी कहा जाता है। कल का क्वेश्चन घुमाएगा और जाइंट इंपैक्ट पे पूछ लेगा, आप बोलोगे सर ये तो नया आ गया। अरे वही चीज है, उसी को घुमा के पूछ लेगा, कभी ये तो कभी इधर कभी उधर। तो बिग स्प्लिट ही जाइंट इफेक्ट है, इस तरीके से बनता है। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, बर्थ ऑफ मून क्या होता है कि एक ऐसा माना जाता है, थ्योरी है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता बट इट इज अ थ्योरी, ठीक है, कि मून आया इससे मार्स से ऑब्जेक्ट टकराया और अर्थ के थोड़े वाले भाग को ले गया और घूमते 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 फिर थोड़े टाइम बाद मून बन गया। तो ऐसा कुछ माना जाता है, ठीक है। नासा से उठाया, सोर्स क्या है नासा, ठीक है। बिग स्प्लिट एक बुक भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो मैंने बोला था आईएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, आईएसटी ने पूछ के क्या बोले, इंटरनेशनल डेट टाइम पूछ लिया ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद रख लो,
क्वेश्चन बनेगा। इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग है, क्यों, किस आइलैंड से पास होती है, मतलब अवॉइड करने के लिए कि भाई ये आइलैंड के पास दो वो ना आ जाए, डिवाइड ना कर दें। एल्यूशियन आइलैंड, कौन सी, एल्यूशियन आइलैंड। ये देखिए यहाँ पे, ये मैपिंग का क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी से नहीं था, ये मैपिंग का है। थोड़ा बहुत अगर मैपिंग आपको आती है, पढ़ा हुआ है, तो इजिली आप कर लोगे, ठीक है। या मैपिंग की हमारी क्लास करी हुई है, तो आप इजीली कर लोगे, राइट। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक और रिजर स्केल। 3 पॉइंट है, टेक्टोनिक, वोल्केनिक और रिजर स्केल, और 3 के ऊपर क्वेश्चन है। बताइए क्या है इसका आंसर, ध्यान से पढ़िए। मोस्ट कॉमन वन इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ द रॉक अलोंग द फॉल्ट प्लेन। स्लाइडिंग ऑफ द रॉक अलोंग द फॉल्ट प्लेन, सीधा सीधा दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, यस। सेकंड, a species special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as the volcanic earthquake. Volcanic earthquake is special class of tectonic earthquake. Same sir, same दिख रहा है आपको। हाँ, as it is पूछा, इवन लाइन तक चेंज नहीं करी है, ठीक है। और रिजर स्केल फिर आ गया, मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक, हमको पता है इंटेंसिटी, तो तीनों के तीनों सही है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा गया है, इसके पहले भी पूछ चुका है। यूपीएससी 2001 के अंदर एक क्वेश्चन को पूछते हैं कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थक्वेक पूछा जाता है कि इसमें कौन सी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मर्केली स्केल में मेजर किया जाता है, मैग्नीट्यूड, सारी चीजें 1 2 और 3 का आंसर है, पूछा गया था। इसके पहले सीडीएस 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया, एक साल पहले ही जस्ट। इट इज इंटेंसिटी ऑफ स्केल ऑफ द अर्थक्वेक, किसके बारे में, रिचर स्केल के बारे में, ठीक है। तो अगर रिचर स्केल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटेंसिटी स्केल, ठीक। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो, है ना। फटाफट चलते हैं। ओह माय गॉड, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो आज आपके सामने आ चुका है, यस। ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट हो चुका है 2026 के अंदर। ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक 10 बार रिपीट हो चुका है, नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन बट दिस टॉपिक, रॉक टॉपिक, द मेटामॉर्फिक रॉक। ये रॉक जो है 10 बार रिपीट हो चुका है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लाया हूं, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्या आंसर पढ़िए, मेटामॉर्फिक रॉक है, दे अंडरगो द रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल, फॉलिएशन होती है क्या, और इसके कुछ एग्जांपल दो देख के रखे हैं, 2 एग्जांपल दे दिए, दो फॉलिएशन और बेंडिंग होती है क्या, ये पूछ लिया, और क्या रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल होता है। तो यस, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, और ये सब कुछ मेंशन है हमारे पेज नंबर 43 क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, आप ध्यान से देखेंगे। तो मेटामॉर्फिक इज अ प्रोसेस बाय व्हिच already consolidated rock undergo the recrystallization, reorganization of material within the original rock। ध्यान से देखिए, बिल्कुल मेंशन। फिर मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल रॉक, ओरिजिनल मिनरल्स होता है, ओरिजिनल मिनरल्स की बात हो रही है, तो ये पहला स्टेटमेंट मिल गया। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, फिर मैंने कुछ और चीजें मेंशन कर दी हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार रीड कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को और हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लो। मिनरल्स ग्रेन फॉलिएशन होता है और लिनिएशन भी होता है, हमें पता है। बेंडेड रॉक भी कहते हैं, बेंडिंग भी इसके अंदर होती है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब इसके एग्जांपल ध्यान से देखिए, जेनोसाइट, ग्रेनाइट, सिनाइट, स्लेट, सीट, मार्बल, क्वार्ट्ज, ये सब के सब इसके एग्जांपल हैं, राइट। नाउ कमिंग टू दिस वन, सीडीएस 1 2026 में अंदर क्वेश्चन, ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक कौन सा होता है, द फॉर्म ऑफ द इग्निशियस रॉक। क्या ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक इग्निशियस रॉक से फॉर्म होता है, यस होता है, 1 इज द करेक्ट आंसर। सीडीएस 1 2026 के अंदर फिर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मिनरल आर इग्निशियस रॉक और सिलिकेट, सही आंसर है। ध्यान से देखिए, अब भी मैं आपको और दिखाता हूं जादू, ये देखिए, ये देखिए, इसका अगला क्वेश्चन भी रॉक के ऊपर है, मतलब यहीं पे ही 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके पहले ये देखिए, एनडीए फर्स्ट, सीडीएस फर्स्ट, एनडीए फर्स्ट 2000 यूपीएससी के अंदर 2023, 2024, 2025, इवन 2022, 2021 हर साल रॉक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल। इस बार भी पूछा जाएगा, पढ़ लो। 2025 का पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा स्टेटमेंट वाइज, अगर इसमें से एक भी पता चल जाए कि सही गलत है या सही है तो हमारा इजीली आंसर निकल आता है। तो ध्यान से देखोगे तो ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट दे दिया है कि वाटर ऑन द रॉक चॉक आर द वेरी परमिएबल रॉक वेयर क्ले इज नोन एज अ क्वाइट इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल रॉक, राइट। चॉक इज अ पोरस हेंस कैन ऑब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, तो इसमें से हमने ये आंसर बताया, ठीक है। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक, इज वन ऑफ द रीजन। हाँ हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि नहीं सर पानी गिरता है, पानी तो हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। वन ऑफ द रीजन है तो हो सकता है, ओनली रीजन बोला होता तो गलत होता, ठीक है, समझना। रेन वाटर कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन, हाँ, और रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है तो बिल्कुल कंटेन कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। रेन वाटर कंटेन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट। ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। 2023 में क्वेश्चन आया कि स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन द फार्म लैंड एक्सटेंसिवली इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ द ओशन बाय एडिंग लाइम, और ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल द थ्री आर द करेक्ट।
हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटी, मैं ये जस्ट दिखा रहा हूं कि ये रॉक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनडीए के अंदर क्वेश्चन आया कि ये क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक है और ये किससे बना है, सैंडस्टोन से बना है। सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि भाई क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द रॉक प्रोन टू एक्सोफोलिएशन होता है कि नहीं होता है, सैटरिंग ऑफ रॉक होता है कि नहीं, तो होता है। 1 and 2 3 मैकेनिकल वेदरिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से 2025वां क्वेश्चन पे आते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक पूछ लिया, वेदरिंग रिजल्ट इन द मैकेनाइजेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। वेदरिंग क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेट फैक्टर। अरे अभी अभी हमने यहाँ पे भी देखा था कि भाई रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक, 2024 में देख चुके हैं, वन ऑफ द रीजन है। अगर रेनफॉल वन ऑफ द रीजन है तो पूरी तरीके से कैसे डिनाई कर सकते, क्लाइमेटिक फैक्टर तो है, तो वो भी गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट गलत, सेकंड गलत, तो ये हमारा आंसर आ गया फटाक से। और ये पूरा का पूरा वेदरिंग ऑफ रॉक एनसीईआरटी पेज नंबर आपके 48 में दिया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी उठाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रीड कर सकते हैं। वेदरिंग की डेफिनेशन ये पूरा रीड करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में पूछा गया है। इंसोलेशन रिसीव बाय द अर्थ इन द इज अ शॉर्ट वेव। क्या इंसोलेशन जो रिसीव करता है अर्थ वो शॉर्ट वेव है? हाँ, शॉर्ट वेव हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मैं नहीं पता। लेकिन पेज नंबर 81 में आप देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है कि शॉर्ट वेव फ्रॉम द हीट ऑफ इट्स सरफेस, ये हीट ऑफ सरफेस, और ये पूरी सारी चीजें दी गई। एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन, और शॉर्ट वेव रेडिएशन, देखो अर्थ एनर्जी हीट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, दिस एनर्जी हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, एक एक सिंगल वर्ड तक दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं, यकीन मानिए आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है। फालतू की इस कोचिंग का मटेरियल, उस कोचिंग का मटेरियल, यहां जाओ वहां जाओ, इन सब चक्करों से दूर हटके अपनी कंसाइज स्टडी करो, स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ और एनसीईआरटीज उठाओ। आपको सबको पता है ये सारी चीजें, नहीं पता है तो मैं आपको बता भी दूंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, एग्जाम क्वालिफाई, राइट? So this is the thing, short wave radiation from the earth is absorbed by the greenhouse gases, not short wave radiation। short wave तो ऊपर से आता है, जब नीचे देखो, पहले क्या होता है, अर्थ के अंदर हीट आती है सन से, वो शॉर्ट वेव होता है। जब हीट एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ, फिर उसके बाद रेडिएट करती है, जब वो रेडिएट करती है तो वो क्या बन जाता है, वो लॉन्ग वेव बन जाता है, लिखा हुआ ध्यान से पढ़िए। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनडायरेक्टली अर्थ के रेडिएशन से हीट होता है, तो वो हीट की वजह से जो एटमॉस्फेयर में गर्मी पड़ रही है ना, वो उस लॉन्ग वेव की वजह से हीट हो रही है। ठीक है, यूपीपीसीएस के अंदर 2022 के अंदर क्वेश्चन था, एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, एनडीए 2021 के अंदर क्वेश्चन था, वही सेम क्वेश्चन था, अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एज इट इज। चीजें भी चेंज नहीं करी, एज इट इज पूछ लिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीट हो रही हैं चीजें, ध्यान से पढ़ लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, साउथ वेस्ट मानसून, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ वेस्ट मानसून। The monsoon enter into the West Bengal from the southwesterly direction is called the southwest monsoon। Oh my God, ऐसा है क्या? नहीं, उसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन से इंटर होता है, उसे कहते हैं साउथ वेस्टर्ली से नहीं। ये ध्यान, वेस्ट वेस्ट देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसीलिए मैंने ये क्लिप लगा रखी है। एनसीईआरटी पेज नंबर उठाइए आप 45 एंड 47, क्लास 11 इंडियन फिजिकल इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, याद रखिए इंडिया वाली, तो वहां पे आपको ये एज इट इज मिल जाएगा, पूरा मैंने मार्क करके रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग द रेन इनटू ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, यस इट इज करेक्ट। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन द ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में, रेन शैडो एरिया मतलब होता है कि मान लीजिए ये हमारा पहाड़ है ना, माउंटेन, पानी ऐसा आया गिरते हुए चला गया, अब इसके नीचे तो पानी नहीं आ पाएगा क्योंकि इसने रोक लिया, तो वो ये क्या हो गया, रेन का शेडो एरिया हो गया, दिस इज द रेन शेडो एरिया, इसलिए यहाँ पानी नहीं गिरता। यहाँ पानी कब आएगा? जब वापस यहाँ से घूमते हुए मानसून आएगा तो यहाँ पानी गिरेगा, रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो याद रखना रिट्रीटिंग मानसून। तो इसमें से फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो पहला को गलत मानते ही हमारा आंसर आ जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया था। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, यस इट इज करेक्ट, है ना, बोथ ए आर द ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? तमिलनाडु कोस्ट सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, साउथ वेस्ट मानसून इट लाइज द रेन शेडो एरिया ऑफ द अरेबियन ब्रांच, सीधा सीधा लिखा हुआ है, और यही क्वेश्चन को उठा के पूछ लिया गया। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है। ठीक है, ये वाला नहीं, इसके बाद तो जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। रिट्रीटिंग, वापस आ गया, जैसे जा रहा है तो साउथ ईस्ट हो गया, फिर जब वापस आ रहा है तो कौन सा ईस्ट होगा? नॉर्थ ईस्ट हो गया, ऐसे आता है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु, साउथ आंध्रा, साउथ ईस्ट कर्नाटका, गुजरात इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज प्रोटेक्टेड एज अ वाटरफॉल हैबिटेट, मतलब जो देखो बतख वगैरह जो होते हैं, ऐसे पक्षी जो पानी में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, इस तरीके से, वो जो चिल्का लेक है, हम सबको पता है। चिल्का लेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटा सा था, कुछ खास नहीं है, एक योजना है, वैसे एनसीईआरटी से नहीं है, या बाकी अगर आपने नॉर्मल योजना के बारे में स्टडी की है तो इजिली आप बता पाओगे कि परंपरागत कृषि विकास योजना
कौन सी योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाता है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या पीएम किसान योजना, इसमें पैसा ऐसा मिलता है? कृषि सिंचाई, सिंचाई से रिलेटेड है, अलग ही समझ में आ रहा है, ओमिट कर सकते हो। कृषि भाग्य योजना है ना, इसको भी हटा सकते हो इजीली, पता है विकास हो रहा है, प्रमोट मतलब विकास, ऑर्गेनिक फार्मिंग को विकास करने की बात करें, परंपरागत कृषि विकास योजना ये हमने देख ली, जैविक खेती को बढ़ावे देने के लिए है। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंप्रूव सोइल हेल्थ, 50,000 पर हेक्टेयर सपोर्ट भी इसके अंदर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैलिनिटी ऑफ ओशन। ओशन की सैलिनिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को। अब ये स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं, तो कहां से? हमेशा एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ना आपको बाहर से मिलेगा, बाहर मतलब मैपिंग से। अगर आपने ध्यान से मैपिंग करी है, हर साल दो चार क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं और वो आप गलत कर देते हो, इसलिए मैपिंग अच्छे से करके जाओ। नॉर्थ सी रिकॉर्ड द लो सैलिनिटी, नो 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 नो, नॉर्थ सी रिकॉर्ड द हाई सैलिनिटी। पहला गलत हो गया, पहले को काटते ही हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 2 and 3 या फिर 3 and 4। Baltic Sea record the low salinity due to the influx of the water, तो second is the correct। Mediterranean Sea record the higher salinity due to evaporation, third is also a correct answer। तो दोनों सही हो चुके हैं। ये स्टेटमेंट है, पूरा मैंने डिटेल में दे रखा है, आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो इजिली, राइट। यहां हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है, या आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और नई सीरीज लेके आऊं या कुछ नई चीजें लेके आऊं, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं जरूर आप सब लोगों के लिए लेके आऊंगा। और वैसे बहुत सारे प्लान्स हैं, और वी आर प्लानिंग अ लॉट, और हम लेके आएंगे इस बार, धूम मचानी है और सारी कोचिंग इंडस्ट्री की बैकबोन को तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अंडरस्टैंड। मेरा जो एम है ना वो यही है कि क्वालिटी और सही एजुकेशन पहुंचे। जो फालतू की चीजें चल रही है ना मार्केट के अंदर कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा वैसा ड्रीम दिखाए जा रहे हैं, जो AIR 1 2 3 4 बेचे जा रहे हैं, ये सब खत्म होना चाहिए। ये मेरा एक्चुअल ड्रीम, कि हम सब बराबर है कि हम एजुकेशन ले रहे हैं चीजों को सीखने के लिए, अच्छा बनने के लिए, ना कि ये सब करने के लिए। कितने लोग सुसाइड करते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है ना। इन सबसे हमें बाहर आना है, चीजों को बेहतर करना है और समाज को अच्छा बनाना है, ये हमारा मेन मोटिव। चलिए, तो इसी के साथ आज विराम लेते हैं। कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे बताइएगा। श्योर श्योर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।